तो चिल्ड्रन लास्ट जितना कॉम्पोजिशन पढ़ा था उसके बाद ये नेक्स्ट कॉम्पोजिशन जो हमारा है, इट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, कि भाई पब्लिक एक्सपेंडिचर का इफेक्ट कंट्री के अंदर प्रोडक्शन पे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट पे क्या होगा, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या होगा, एंड देयर आफ्टर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे क्या होगा। देन पब्लिक डेट कितने तरह का होता है मैं आपको एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा, बट नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। और जब हमने लोन ले लिया हम उसको रीपे कैसे करेंगे। सो दिस इज द नेक्स्ट पार्ट विच will make this chapter over. Got it? So I instruct everybody to put the heading in their copies: importance of public expenditure, or you can say effect of public expenditure. Quick and fast. Sir. Yes. First and foremost, children, it is the effect of public expenditure on production. अगली heading सब लोग लिखेंगे. So the first thing is government जब expenditure करेगी, that is government के केस में डिफेंस डिपार्टमेंट को आप ले लीजिए और टाटा जो ट्रक्स बनाते हैं इनको ले लीजिए। तो जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी चिल्ड्रन तो वो टाटा वालों से ट्रक खरीदेगी, तो टाटा के ट्रक की सेल बढ़ जाएगी, टाटा का ट्रक्स का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? चलिए, दिस एग्जांपल इज अंडरस्टूड वेल। तो अब डिफेंस डिपार्टमेंट के लिए हमें बड़े बड़े ट्रक्स चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट खुद तो ट्रक की फैक्ट्री लगाएगी नहीं, तो गवर्नमेंट टैक्स के पैसे से टाटा वालों को पेमेंट करेगी और उनसे कहेगी हमारे लिए 100-200 ट्रक्स बना लीजिए। सो इट हेल्प्स इन जनरेटिंग इनकम फॉर वेरियस इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स। तो सबसे पहले कैपिटल ए लिख लीजिए आप, इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्शन, और उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखिए जनरेटिंग इनकम फॉर वेरियस इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स। समझ गए इस बात को? क्विकली पुट इट। सेकंड पॉइंट चिल्ड्रन, सेकंड पॉइंट helps in increasing the production in the economy by increasing the efficiency of the people. तो जब हमें पता है कि गवर्नमेंट हमें ऑर्डर देगी, हमारी फैक्ट्री है, हमको गुड्स उनको बना के देने हैं, टाइम इज लेस, ऑर्डर इज ह्यूज, बड़ा ऑर्डर है, तो हम एफिशिएंटली काम करेंगे या इनएफिशिएंटली काम करेंगे? एफिशिएंटली। हो सकता है हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को ज्यादा प्रायोरिटी दें ओवर व्हाट इज कॉल्ड एज लेबर इंटेंसिव टेक्निक। इन दिस केस हम कुछ स्किल्स के भी अपग्रेडेशन की बात करेंगे ताकि आउटपुट ज्यादा। सेकंड पॉइंट की हेडिंग लिख लीजिएगा, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। थर्ड, यूज टू क्रिएट ह्यूमन स्किल्स थ्रू ट्रेनिंग। जमाना था जब काफी काम मैनुअल होता था, बट क्योंकि अब प्रोडक्टिविटी ज्यादा चाहिए, टाइम कम है, आउटपुट ज्यादा चाहिए, तो इस आउटपुट को बढ़ाने के लिए थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हम लोगों के अंदर स्किल्स को अपग्रेड करेंगे। अभी रिसेंटली चिल्ड्रन सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन in the month of November has come up with a circular that their schools would be established as skill hubs. What? Skill hubs. हर स्कूल को 30-30 स्टूडेंट्स के 2 बैचेस चलाने हैं स्किल एजुकेशन के लिए, जिससे स्कूल के बाद इवनिंग आवर्स में, जिससे ऐसे बच्चे जो एजुकेशन ठीक से नहीं ले पा रहे हैं, जिनके पास एजुकेशन है ही नहीं, उनको कुछ ऐसी स्किल्स दे दें जिससे वो भी एम्प्लॉयबल हो पाए, लाइक डेटा एंट्री ऑपरेटर, लाइक एयर कंडीशनर रिपेयरिंग, पेंटिंग एंड ऑल दैट। इस तरह के स्किल सब्जेक्ट्स हैं। सो ये जो स्कूल्स है सीबीएसई के, अब ये स्किल हब्स की तरह काम करेंगे। गवर्नमेंट फंडिंग देगी स्कूल्स को, स्कूल यहाँ पे टीचर्स को रिक्रूट करेगा, अपने भी हो सकते हैं, दूसरे भी हो सकते हैं, तो इससे इनकम लेवल भी बढ़ जाएगा। सो सेकेंड पॉइंट इज इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, थर्ड पॉइंट इज क्रिएटिंग ह्यूमन स्किल्स। चल नेक्स्ट चिल्ड्रन, फोर्थ पॉइंट, public expenditure can be used as a means of producing essential raw material। ये कैसे होगा सर? हम लोगों को एम्प्लॉय करेंगे और जो फर्टिलाइजर्स की शॉर्टेज है ये क्रिएट कराएंगे। हम लोगों को कहेंगे कि भाई खाली एरिया में नर्सरी सेटअप कर लीजिए, तो गवर्नमेंट आपको पैसे दे देगी 1-2 लाख रुपए, और आप एक फलों की या पौधों की, फूलों की नर्सरी लगा लीजिए, जिससे एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ जाएगा। कारपेंट्री का काम आप स्टार्ट कर सकते हैं। हर वो सेक्टर जहां पे शॉर्टेज है, गवर्नमेंट फंडिंग से ये शॉर्टेज कवर अप हो जाएगी, तो अल्टीमेटली इट विल ऑल्सो बी प्रमोटिंग एम्प्लॉयमेंट। फिफ्थ पॉइंट, प्रमोटिंग डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एंड की इंडस्ट्रीज सच एज कैपिटल गुड्स। तो ये ज्यादातर काम करेगा पॉइंट रूरल एरिया में चिल्ड्रन, एंड दिस वुड वर्क फॉर अर्बन इंडस्ट्रियलिस्ट्स। फैक्ट्री तो अब
ऑब्वियस सी बात है, न्यू दिल्ली के कनॉट प्लेस में या लखनऊ के परिवर्तन चौक पे तो सेटअप होगी नहीं, बट वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है जो गांव में फैक्ट्री खोल रहा है वो अर्बन एरिया से आएगा। सो गवर्नमेंट क्या करेगी इसमें, गवर्नमेंट यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स सेटअप करेगी। ये ऐसे एरियाज होते हैं जहां पे लोगों को फैक्ट्री लगाने के लिए नियर टू फ्री लैंड दिया जाता है, 5, 10, 15, 20 ईयर्स का टैक्स हॉलीडे दिया जाता है, इलेक्ट्रिक सप्लाईज 24 आवर्स अनकट एंड द रेट्स आर ऑल्सो वेरी डिस्काउंटेड। तो गवर्नमेंट को पहले पैसा खर्च करना पड़ेगा उसको सेटअप करने के लिए, इलेक्ट्रिक पोल लगाना है, रोड बनवानी है, पेमेंट बनवाना है, फैक्ट्री के लिए फेंसिंग देनी है, ये सारा काम गवर्नमेंट करेगी। और फिर वहां पे लोग सेटअप करेंगे फैक्ट्री, गुड्स बनाएंगे, गुड्स बेचेंगे मार्केट में, तो जीएसटी मिलेगा गवर्नमेंट को। जो फैक्ट्रीज अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देंगी उस पर इनकम टैक्स मिलेगा, बट पहले इसके लिए गवर्नमेंट को पैसे खर्च करने पड़ेंगे। एंड सिक्स्थ एंड द लास्ट पॉइंट, government gives social security schemes children. Sixth point is this, old age pension, unemployment allowance, sickness benefit, आयुष्मान योजना का जिक्र करिएगा यहाँ पे, फ्री एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज, आपको राइट टू एजुकेशन का सो कॉल्ड कॉन्सेप्ट पता होगा, एवरी चाइल्ड अप टू द एज ऑफ 14 हैज द राइट टू गेट कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन, ये आरटी का रूल है, बेसिकली कानून है, और यहाँ पे हर बच्चे को फ्री एजुकेशन मिलेगी, बट आपके स्कूलों में नहीं, गवर्नमेंट स्कूल्स में। व्हाट इट, आपका स्कूल फ्री में पढ़ाएगा तो टीचर्स को सैलरी कहां से देगा। तो सिकनेस बेनिफिट और मेडिकल बेनिफिट में टॉक अबाउट आयुष्मान योजना। 11th क्लास में भी आपने वो प्रधानमंत्री जन धन इंश्योरेंस वगैरह की बात करी होगी, वो आप इसमें लिख सकते हैं। व्हाट इट, 12 रुपए पर एनम गरीबों का गवर्नमेंट अपनी जेब से देती है, 2 लाख रुपए तक का उनका इंश्योरेंस होता है, अप टिल द एज ऑफ 60 अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनके परिवार को 2 लाख रुपए मिलेगा। मैंने भी इस प्लान को लिया हुआ है, बट मैं 12 रुपए अपने पास से देता हूं, बट गरीबों के लिए हु पेज, गवर्नमेंट पेज। तो गवर्नमेंट कहां से पे करेगी, जो टैक्स का पैसा कलेक्ट होगा उसमें से पे करेगी। ओके, कॉपी दिस पॉइंट क्विकली चिल्ड्रन, हेडिंग लिख लीजिए फास्ट। यस सर। यस। तो ये पॉइंट सबको समझ में आ गया, आयुष्मान योजना, राइट टू एजुकेशन एक्ट। लेट्स प्रोसीड फर्दर चिल्ड्रन, कैपिटल बी लिख दीजिए, इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेस्टमेंट। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जब पैसे खर्च करती है तो इन्वेस्टमेंट पे क्या फर्क पड़ता है। फर्स्ट पॉइंट, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर अगर होगा तो लोगों के दिमाग में एक सुकून होगा कि भाई हमारा पैसा डूबेगा नहीं, इन्वेस्टर्स विल बी एनकरेज टू इन्वेस्ट मनी। अगर याद हो किसी को 1992 में शायद सो कॉल्ड हमारे स्टॉक एक्सचेंज में ब्लास्ट हुआ था चिल्ड्रन, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में 91 या 92 दाऊद इब्राहिम में करवाया था। क्यों करवाया गया था, कहीं और भी ब्लास्ट करवा सकते थे, इसलिए कि भाई अगर वहां पे ब्लास्ट हो सकता है तो जगह सेफ नहीं है, बट गवर्नमेंट ने उसके बाद मेजर्स लिए, उनको सजा सुनाई, बट वही भागे हुए हैं। वैसे ही पार्लियामेंट में क्यों अटैक किया गया था, सिर्फ टेररिस्ट से दिखाना चाहते हैं कि भाई हम कितने करीब आपके पहुंच सकते हैं, ये सिर्फ जताना चाहते हैं कि भाई जब आपका पार्लियामेंट सेफ नहीं तो पब्लिक भी सेफ नहीं है, बट गवर्नमेंट भी फिर ठीक से बैंड बजाना जानती है, उनकी हालत टाइट कर देती है। तो अगर लॉ एंड ऑर्डर होगा, घर से निकलने में आपको डर नहीं लगेगा, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको पता है कि लोग चोर टाइप के नहीं है, और आपका पैसा मार्केट गिरने से डूब जाए, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट फ्रॉड आपके साथ नहीं होगा, दिस गवर्नमेंट हैज टू एंश्योर। और यहाँ पे सो कॉल्ड गवर्नमेंट ने, अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो सेबी को रखा हुआ है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और सेबी का काम है टू चेक कि भाई कंट्री में इस तरह की रैम्पेंट मैल प्रैक्टिसेस शुड नॉट टेक प्लेस। तो दे आर देयर टू प्रमोट, टू प्रोटेक्ट एंड टू रेगुलेट द मार्केट। समझ में आ गया। सेकेंड पॉइंट, directly used to create social overheads by investing money in setting up IITs, IIMs, skill centers, NSDC का नाम आपने सुना होगा, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। एनएसडीसी के ढेर सारे सेंटर्स होते हैं, यहाँ जाके लोग स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज पढ़ते हैं, एसी रिपेयरिंग, मोबाइल फोन रिपेयरिंग, मार्केटिंग, बैंकिंग, बहुत ढेर सारे चल रहे हैं, ज्वेलरी डिजाइनिंग, डायमंड पॉलिशिंग, क्या नहीं आप नाम ले लीजिए आपको मिल जाएगा। और वहां से काम सीखकर दे कैन बी एम्प्लॉयड एंड दे कैन स्टार्ट अप देयर ओन बिजनेसेस एज वेल, बट पहले पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। सो दोनों पॉइंट्स कॉपी करें फास्ट। थर्ड चिल्ड्रन, मेंटेनेंस ऑफ इकोनॉमिक ओवरहेड्स। अगर आपको थोड़ा सा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 11th क्लास का याद हो, इकोनॉमिक ओवरहेड्स वो होते हैं जिससे गवर्नमेंट को डायरेक्ट मनी जनरेट होता है चिल्ड्रन।
सोशल ओवरहेड्स वो होते हैं जिससे इनडायरेक्टली मनी जनरेट होता है या कुछ केसेस में होता ही नहीं है। हॉस्पिटल से गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली मनी जनरेट हो सकता है, 5 रुपए की पर्ची कटाई है, वो एकदम चूरन टाइप मनी मिलता है गवर्नमेंट को। बट अगर गवर्नमेंट स्कूल की बात करें जहां पे एजुकेशन फी इज प्रैक्टिकली 0, तो सोशल ओवरहेड्स गवर्नमेंट का टैक्स ईटअप करते हैं, बट देश में वेलफेयर वही क्रिएट करते हैं। इकोनॉमिक ओवरहेड्स बेसिकली गवर्नमेंट की दुकान होती है। गॉट इट? तो गवर्नमेंट पावर सेक्टर में पैसा लगा सकती है, हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। अडानी अंबानी थोड़े बाद में इसमें एंट्री मारेंगे, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई हम टरबाइन थोड़ा लगा सकते हैं। तो अडानी अंबानी के पास पैसे तो हैं, बट इतने पैसे नहीं है कि वो एक सो कॉल्ड बड़ा सा डैम बना ले। डैम का मेंटेनेंस कर सकते हैं, डैम से इलेक्ट्रिसिटी खरीद के डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बिलिंग कलेक्ट कर सकते हैं, बट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना बहुत महंगा काम है, बहुत महंगा। हाँ, अब अगर हम बात करें एज ऑफ टुडे, अडानी अंबानी के पास पैसे हो गए हैं, बट क्या 1947 में थे? नो, 50s में भी नहीं थे, 60s में भी नहीं थे, सिर्फ गवर्नमेंट के पास थे। और इन प्रोजेक्ट्स का जो जेस्टेशन पीरियड होता है, दैट इज प्रॉफिट आने वाली घड़ी, वो बहुत लेट में आती है। दैट्स वाई ये प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स इसमें हाथ नहीं डालते। तो यहाँ पे पहले गवर्नमेंट, जैसे टिहरी डैम, मैंने तो देखा होगा अगर आप गए हो, पूरे टिहरी गांव को पानी से भर दिया गया। व्हाट इट क्लियर? और टिहरी गांव जब पूरा भरा, एम्बैंकमेंट तैयार हुए, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जब स्टार्ट हुआ, वहां जाके अडानी अंबानी का काम चालू होता है। सो पहले गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब लोग आएंगे। व्हाट इट? कॉपी दिस पॉइंट, मेंटेनेंस ऑफ इकोनॉमिक ओवरहेड्स। फोर्थ पॉइंट, प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस। किसको फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे? फार्मर्स को, कि वो फर्टिलाइजर्स खरीद लें, और इंडस्ट्रियलिस्ट को ताकि उनको चीपर लोन मिल जाए, सो दैट वो अपना बिजनेस प्रोपेल कर पाए। इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। एक चीज आपको नजर आ रही होगी, सारे पॉइंट्स इंटरकनेक्टेड है। नेट इफेक्ट सबका एक ही, इकोनॉमिक ग्रोथ। पुट दिस हेडिंग। फर्स्ट पॉइंट इज टू हेल्प द पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। कैसे हेल्प करेंगे? हम इन्हें फ्रीबीज दे सकते हैं, हम इन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं। कैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देंगे? बाय सेटिंग अप such institutions where they can be employed. Free education, free medical facilities, old age pension, employment relief, ये सब freebies होती हैं basically. Copy fast. To help the poor sections of the society. Second point, children. Public expenditure can be effectively used in reducing regional disparities. अब ये कैसे होगा? हम ज्यादा financial assistance देंगे किनको? बैकवर्ड एरियाज को, और कम और नेग्लिजिबल फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे टू मेट्रोपॉलिटन एरियाज जहां पे ऑलरेडी डेवलपमेंट है। तो गवर्नमेंट टैक्स का पैसा ज्यादा से ज्यादा रिच कम्युनिटी से कलेक्ट करेगी और उन लोगों को देगी जहां पे ग्रोथ का लेवल बहुत कम है। सो स्टेट्स लाइक असम या नॉर्थ ईस्ट की मैक्सिमम बेल्ट आप बोल सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे डेवलपमेंट नेग्लिजिबल है। तो जो रईस स्टेट्स हैं, कर्नाटका हो गया, हैदराबाद, अरे हैदराबाद कह रहा हूँ, हैदराबाद तो सिटी है, यस, बेंगलोर तो कैपिटल सिटी हो गई ना, तेलंगाना स्टेट हो गया, और ऐसे स्टेट्स जहां पे बहुत पैसे कम है, बहुत ज्यादा बैकवर्डनेस है, वहां पे उन स्टेट्स का पैसा जाएगा जहां पे कमाई बहुत ज्यादा है। तो इंडिया का 50% इनकम टैक्स महाराष्ट्र से आता है चिल्ड्रन, बट 50% पैसा महाराष्ट्र के डेवलपमेंट पे खर्च नहीं होता। नॉर्थ ईस्ट में, जम्मू एंड कश्मीर में, तेलंगाना में, ये जो नए स्टेट्स बने हैं, यहाँ पे पैसा जाता है। सो लाइक दिस गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इन रीजनल डिस्पैरिटीज को कम कर देता है। कॉपी दिस हेडिंग। समझ में आ गया बच्चों? नेक्स्ट, ये बहुत ही छोटा पॉइंट था, सी वाला, कैपिटल डी एंड द लास्ट, एक्सपेंडिचर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑन नहीं हो सकता, इट कुड बी फॉर, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ तो आउटकम है। I repeat children, economic growth is an outcome, so it should be for economic growth. First point, by developing economic overheads, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, social overheads like hospital, schools. Economic overheads का मतलब हो गया monetary overheads, जैसे power generation plant लगा दिया हमने, likewise children. Second point, stimulate economic development by providing education, training and research facilities. चलिए, थर्ड पॉइंट, सब्सिडीज जब हम देंगे तो एग्रीकल्चरल अपग्रेडेशन होगा या डिग्रेडेशन होगा?
अपग्रेडेशन। सिमिलरली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी बढ़ जाएगा अगर टैक्सेस में डिस्काउंट दिया जाए तो। इसको हम टैक्स की भाषा में बोलते हैं टैक्स हॉलीडे। फॉर पर्टिकुलर नंबर ऑफ ईयर्स आपको टैक्स देना ही नहीं, इनकम टैक्स। कुछ ईयर्स में 10% देना है, 25% देना है। तो प्रैक्टिकली इंडिया में सबसे बड़ा टैक्स हॉलीडे 20 साल का होता है कि आपको 20 साल तक कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। गॉट इट क्लियर? फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि फर्स्ट 10 ईयर्स आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे, देयर आफ्टर आपकी सो कॉल्ड 25% इनकम पे टैक्स देंगे, उसके बाद 5 साल के बाद 50% इनकम पे टैक्स देंगे, और उसके बाद फिर 100% इनकम पे टैक्स ले लेंगे। ऐसा भी चलता है। फोर्थ पॉइंट, रिड्यूसिंग डिस्पैरिटीज। रिपीट पॉइंट लिखा हुआ है। डिस्पैरिटीज कैसे होंगी रिड्यूस? रिच क्लास से ज्यादा टैक्स और पुअर से नो टैक्स, इंस्टेड उनको फ्रीबीज दी जाएगी। अपडेट दिस। चलिए, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड इकोनॉमिक्स। बच्चों, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में ये जितना पहले का पढ़ा है ना, बस इसी को लिख के आ जाना, यही सब है और कुछ नहीं है इसके अंदर। सिर्फ किताब भरने के लिए कॉम्पोजिशन लिखा गया है। पब्लिक डेट का मतलब क्या होता है? बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट इज बेसिकली कॉल्ड एज पब्लिक डेट। बोरोइंग कंट्री के बाहर से होती है तो एक्सटर्नल, और कंट्री के अंदर से होगी तो इंटरनल। गॉट इट क्लियर? स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक डेट कोर्स में तो नहीं है, बट मैं बता देता हूं आपको बच्चों। कंट्री के अंदर से बोरो किया तो इंटरनल, और बाहर से बोरो किया तो एक्सटर्नल। क्यों बोरो करते हैं भाई हम? ऑब्वियस सी बात है, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। हमारे पास इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और प्लान्स होते हैं, कहां से फाइनेंस होंगे वो? बाहर से बोरो करने का लॉजिक क्या होता है कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा फॉरेन करेंसी आए, और इस फॉरेन करेंसी को हम अपने इंपोर्ट बिल्स को पे करने के लिए इस्तेमाल कर पाए। समझ में आई बात की नहीं? समझ में आई बात की नहीं बच्चों? बच्चों, समझ में आई बात? Yes. चलिए बच्चों, टू चेक रिसेशन। अब सर रिसेशन कैसे चेक होगा? अगर कंट्री में रिसेशन बहुत ज्यादा है तो रिसेशन का मतलब होता है कि भाई जो डिमांड है दैट इज वेरी लो। इन दैट केस गवर्नमेंट बोरो नहीं करेगी, क्योंकि बोरो करेगी तो रिसेशन और बढ़ जाएगा, पैसे गवर्नमेंट के पास आ जाएंगे, लोग उसे खर्च नहीं करेंगे, तो रिसेशन विल इंक्रीज बेसिकली। ऐसे खर्चे जिनके बारे में पहले से गवर्नमेंट को पता ही था, मान लीजिए वॉर लाइक सिचुएशन आ जाती है, कोविड लाइक सिचुएशन आ जाती है, एंड गवर्नमेंट डजंट हैज मनी टू अरेंज फॉर मेडिसिन एंड वैक्सीन, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? पब्लिक से बोरो कर लेगी। खोपड़े में बात गई। पब्लिक एंटरप्राइज, इट इज जस्ट लाइक उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, इट्स पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड। अब ये मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो गवर्नमेंट को बिलोंग करते हैं। अब अगर गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं होंगे इनको चलाने के लिए, तो गवर्नमेंट के पास दो आइडियाज हैं, या तो बंद कर दें या तो डिसइन्वेस्टमेंट कर दें। गवर्नमेंट कह रही है डिसइन्वेस्टमेंट किया तो अपनी दुकान अडानी और अंबानी के पास चली जाएगी, अभी प्रॉब्लम है, जीवन भर थोड़ा रहेगी, तो गवर्नमेंट टाइम बिंग पब्लिक से पैसा बोरो कर लेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़िया देकर। टैक्स बढ़ाएंगे कमाई को बढ़ाने के लिए, तो अगले इलेक्शन में वोट नहीं मिलने वाला, तो इट इज बेटर टू बोरो। वी कॉल इट एज सॉफ्ट रेवेन्यू ऑप्शन। ये मत सोचिएगा गद्दा खरीद लेंगे, आपके घर से आपके बेड का गद्दा उठा के ले आएंगे। तो टैक्स अगर लेंगे तो हार्ड रेवेन्यू ऑप्शन है, दुख होगा, हाय राम मेरा पैसा चला गया। अगर बोरो कर लिया गवर्नमेंट ने, यू आर सेफ साइड, चलो बोरो किया कोई बात नहीं, 8.5% इंटरेस्ट भी मिलेगा बॉन्ड्स पे हमको। समझ में आ गया? और जो पैसा बोरो किया है बच्चों, वापस देगी गवर्नमेंट या नहीं देगी? देगी ना। तो ये कोर्स का आइटम है, हेडिंग लिखें मेथड्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग या मेथड्स ऑफ डेट रिडेम्पशन। मेथड्स ऑफ डेट रिडेम्पशन मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक रहा है क्लास 12। रेप्यूडिएशन, पैसा वापस नहीं देंगे, जो करते बनता है कर लो। ऐसा यूएस कर सकता है किसी भी कंट्री के साथ, चाइना रशिया कर सकते हैं, इंडियंस ये सब आदतें नहीं है। तो रेप्यूडिएशन का मतलब रिफ्यूजल टू पे। सर ऐसे थोड़ा चलता है, ऑब्वियस सी बात है, यूनाइटेड नेशंस है, ऐसे थोड़ा चलता है। तो अगर कोई कंट्री ऐसा कर देती है तो पहले तो वहां पे उनको अपनी पार्लियामेंट में इसका अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये सिर्फ किताबों में लिखा है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर आपने किसी कंट्री से
या किसी भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से लोन लिया और पे करने से मना कर दिया बच्चों, तो ऑब्वियस सी बात है अगली बार कोई दूसरी कंट्री आपको लोन देगी ही नहीं। तो पहला तरीका है रेप्यूडिएशन, दैट इज कैंसिलेशन। रीफंडिंग, ये क्या होता है? ITUC, सबको पता ITUC क्या है? इसकी टोपी उसके सर। पाकिस्तान ने यूएसए से लोन लिया, पे करने के लिए चाइना से लेकर उन्हें रीपे बैक कर दिया। अब किसको पैसा देगा पाकिस्तान? चाइना को। जब इनकी डेट आई तो इन्होंने रशिया से पैसा लिया और चाइना को पे कर दिया। अब पाकिस्तान किसको पे करेगा? रशिया को। रशिया को पे बैक करना था तो इन्होंने लेटर्स से ब्रिटेन से पैसा ले लिया। अब पाकिस्तान किसको पे करेगा? ब्रिटेन को पे करेगा। तो एक लोन पे करने के लिए हमने दूसरा लोन ले लिया। लॉजिक समझ में आ गया? डेट कन्वर्जन, पुराना लोन था 9% पर एनम इंटरेस्ट के साथ, अग्री किया गया था कि 30 इयर्स में पाकिस्तान पे बैक कर देगा चाइना को। पाकिस्तान पे बैक नहीं कर पाया, चाइना कह रहा है अब रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी 14% पर एनम। सो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट से डेट कन्वर्ट हो जाता है बच्चों हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। दिस इज नोन एज व्हाट? डेट कन्वर्जन। समझ में आई बात? बजटरी सरप्लस, जब भी हमारे बजट में एक्सपेक्टेड रेवेन्यू ज्यादा होगा एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर से, हमारा बजट सरप्लस बजट होगा और इस सरप्लस को हम अपनी डेट पे करने में यूज कर पाएंगे। मेनी अ टाइम्स इट इज इन टर्म्स ऑफ मनी, और अगर मनी नहीं है चिल्ड्रन तो काइंड में भी दे सकते हैं। सर कैसे? फसल एक्सपोर्ट कर दो अपनी। टर्मिनल एन्युटीज, जिसको लेमन लैंग्वेज में EMI बोलते हैं, EMI, हर साल अपने बजट में लिखेंगे कि अगर हमने 3,000 करोड़ का लोन लिया है तो 30 करोड़ रुपीस एवरी ईयर पे कर देंगे। सर कितने साल में लोन पे होगा? अरे मेरा एक एग्जांपल है, चलिए 300 करोड़ मान लीजिए। एवरी ईयर विल पे बैक 300 करोड़। इस इंस्टॉलमेंट को क्या बोलते हैं? एन्युटी बोलते हैं। व्हाट इट? सिंकिंग फंड क्या होता है सर? हर पार्लियामेंट के किचन में एक सिंक लगा देंगे? नहीं। एवरी ईयर सम मनी वुड बी सेट असाइड, हर साल कुछ कुछ पैसा अपनी कमाई में से अलग से रखते जाएंगे और जब वो इतना ज्यादा हो जाएगा कि लोन पे हो पाए इकट्ठा उठा के दे देंगे। तो मान लीजिए कि आपने 2 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए 10 लाख का एजुकेशन लोन लिया। हर 3-3 महीने में आपके पापा 2-2 लाख रुपए अलग से इकट्ठा कर रहे हैं। तो पहले साल में 2, 4, 6, 8 एंड 8 कितना इकट्ठा हो गया? 16 लाख। विद इंटरेस्ट मान लीजिए 16 लाख रुपए बनता, पापा ने 2 साल के बाद बैंक को पूरा पैसा दे दिया। समझ में आ गया व्हाट इज सिंकिंग फंड? अपनी पार्लियामेंट में कानून बना लिया कि जो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% था अब हम 7.8% ही पे करेंगे। इट इज नोन एज स्टैट्यूटरी रिडक्शन इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये भी एक तरह की दादागिरी और बदमाशी है, अच्छी कंट्रीज ऐसा नहीं करती है। कैपिटल लेवी, ये क्या है सर? लेवाइस की जींस पहनेंगे सब लोग? ना 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 ना। अगर आपने कार खरीदी 36% टैक्स, AC खरीदा 30% टैक्स, महंगे लग्जूरियस आइटम्स पे टैक्स रेट इतना ज्यादा कर देंगे कि लोग उन चीजों को खरीदने से डरें। तो हमें इंपोर्ट भी नहीं करना पड़ेगा, इंडेटेड भी नहीं होंगे, बोरोइंग की सो कॉल्ड नौबत ही नहीं आएगी। बट अगर बोरो कर चुके हैं तो पे कैसे करेंगे? एक्सपेंसिव लग्जूरियस आइटम्स पे टैक्स रेट बढ़ा दो, इससे गवर्नमेंट की कमाई बहुत तेज होगी। अंडरस्टूड व्हाट इज कैपिटल लीवी? एक्सपोर्ट सरप्लस मैंने बता दिया। Children, going back to export surplus, 10,000 करोड़ रुपीस की चीनी ज्यादा प्रोड्यूस हो गई या बन गई। डोमेस्टिक कंजम्पशन तो इतने का है ही नहीं, क्या करेंगे? इसे एक्सपोर्ट कर देंगे। समझ में आ गया? अंडरस्टूड हाउ इट इज रिडीम चिल्ड्रन? पक्का? चलिए, डेफिसिट फाइनेंसिंग मैं आपको बता चुका हूं क्या होता है। तो इसी के साथ पब्लिक बजट गवर्नमेंट बजट गेट्स ओवर। अगले क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।